Good morning, class students. Welcome in YouTube classes with Rahul Gupta. Subscribe my channel Chemistry Learning with Rahul Gupta. स्टूडेंट्स, यदि वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपने दोस्तों को वीडियोस शेयर कीजिए. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12, सॉलिड स्टेट. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की. तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है. आज हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन होकर पढ़ेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम सॉलिड के दो पार्टिकल्स इस तरीके से देखें या एटम्स को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्लास 9th में, 10th में, 11th में भी इसके बारे में बहुत सारा पढ़ा है कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है. आप कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उन सब में अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है. स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है. मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल पास होते हैं, एकदम जुड़े हुए, बिल्कुल एकदम चिपके हुए, जिनमें सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है. जो स्पेस दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और जो फोर्स उन दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है वो कहलाता है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. सॉलिड में इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में उससे कम होता है, गैस मॉलिक्यूल्स में उससे दूर होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए सॉलिड पार्टिकल्स यदि हमारे हैं तो वो बिल्कुल फिक्स्ड होंगे, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है. बस गैस पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, उनकी मूवमेंट जो होती है वो फ्री होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में. और सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट ज्यादा नहीं कर पाते. उसका मतलब क्या है, उनकी जो पोजिशन है वो बिल्कुल फिक्स्ड है. और जो मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे किसी भी ज्वाइंट पर यहां पे जुड़े हुए तो वो क्या होंगे, बिल्कुल फिक्स्ड होंगे. उन सॉलिड को उन मॉलिक्यूल्स के बेस पर तीन टाइप में एक्सप्लेन किया गया. फर्स्ट क्रिस्टलाइन, सेकंड एमॉर्फस, थर्ड पॉलीमॉर्फ्स. तो इस तरीके से हम तीनों के बारे में एक एक करके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. चलिए पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्टूडेंट्स. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपको पता होने चाहिए कि वो क्रिस्टल के बने होते हैं, यानी कि वो आयंस के बने होते हैं. उनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, उनके जो मॉलिक्यूल्स आपके फिक्स्ड होते हैं किसी भी कॉर्नर पर, बिल्कुल उसी की शेप जो होती है वो पूरे जो भी सॉलिड आपके पास प्रेजेंट है उसमें फिक्स हो रहेगी. यानी कि उनके जो आयंस है, चाहे वो कैटायंस हो, एनायंस हो, उनकी जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स रहती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है. चलिए हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की. तो स्टूडेंट्स, हमें एमॉर्फस सॉलिड्स के देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है वो बिल्कुल सिमिलर नहीं होती, यानी कि उनकी जो फिक्स्ड होती है वो रैंडमली होती है. जैसे कि एमॉर्फस सॉलिड का ये एग्जांपल दिखाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो एमॉर्फस सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो डेफिनेट नहीं होता, वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं. आपके जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, रैंडम अरेंजमेंट रखते हैं. जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो डेफिनेट अरेंजमेंट करते हैं और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दोनों के, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड चूंकि उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कहने का मतलब सॉलिड से लिक्विड में जो पोजीशन कन्वर्ट करते हैं हम, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है. अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है. रीजन क्या है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं फिक्स टेम्परेचर पर. एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो देखिए यहां पर मेल्ट जो होगा वो कम से कम 300 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड. वहीं हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड की जो पोजीशन होती है वो एक वाइड रेंज तक होती है, मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज 100 से 300 डिग्री सेल्सियस तक होती है, यानी कि इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता. रीजन क्या है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम अरेंजमेंट के थ्रू लगे होते हैं. अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फ्स की. ये भी अपने आप में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. देखिए कंडीशन, आपको ये दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे. यदि आपको याद हो तो ऐसा स्ट्रक्चर जो लेफ्ट वाला है वो आपका याद हो कार्बन का था, यानी ग्रेफाइट का था, और राइट वाला जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड का स्ट्रक्चर. स्टूडेंट याद है ना आपको कि ये कार्बन की एलोट्रॉप्स यानी ग्रेफाइट और डायमंड के स्ट्रक्चर थे. देखिए दोनों में कार्बन ही है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है. आपको पता होगा कि ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जबकि डायमंड की बात करें तो डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारा, यानी कि
इसकी जो पोजीशंस होते हैं मॉलिक्यूल्स की वो हेक्सागोनल टाइप, आपकी जो ग्रेफाइट में होती है वो हेक्सागोनल होती है। डायमंड की बात करें तो टेट्राहेड्रल होती है। वहां पर देखिए एक मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल से जुड़ा है। यदि हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। इसी के बेस पर हमने उनकी पोजीशन को बताया है। सो वी कैन से दैट पॉलीमॉर्फ्स आर द सॉलिड्स विच शोज डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, यानी जो डिफरेंट पोजीशंस रिप्रेजेंट करें एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होने के बाद भी। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बहुत एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस वहां पर प्रेजेंट होगी। डीपली बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होती है उसे समझिए। देखिए क्रिस्टल लैटिस में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो भी आपका पूरा एक ऑर्डर बना रखा है उसमें एक स्पेयर, एक क्यूब की बात करें तो वो कहलाता है अपने आप में यूनिट सेल। इट मींस वी कैन से दैट इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड अ क्यूब इज कॉल्ड यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल क्या होगा, आपके एटम्स से मिलकर बना होगा। टोटल एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं। 4 टाइप होते हैं आपके यूनिट सेल के। सबसे पहला सिंपली क्यूबिक, फिर बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और लास्ट आपका होता है बॉडी। ठीक है, फर्स्ट की बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल में आपके 8 कॉर्नर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं एटम से। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 1/8 यहां पर यूज हो रहा हो। फेस सेंटर्ड की बात करते हैं तो देखिए फेस सेंटर्ड में जो आपके स्ट्रक्चर में होता है वहां पर फेस कितने हैं वो गिनेंगे हम। अब बिल्कुल क्यूब जो होता है वो बिल्कुल लूडो के पासे की तरह होता है। टोटल फेस होते हैं उसके 6, उस पर 0 से लेके 6 आपके नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने फेस होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें फेस रिप्रेजेंट करिए हैं। एक आपका अप और डाउन का, फिर लेफ्ट एंड राइट का, और एक आपका बॉटम और अपर का दे रखा है। तो इस तरीके से एक फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर्स होते हैं और 6 फेस होते हैं। 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस। देखिए बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड में आपका 8 कॉर्नर्स रहते हैं और 1 आपका सेंटर में रहता है। यानी कि बॉडी के इंटरनल में जो प्रेजेंट है वो एटम रहता है आपका। अब एंड सेंटर्ड की बात करें, लास्ट है आपका एंड सेंटर्ड सेल, ECC। एंड सेंटर्ड में क्या होता है तो इधर ध्यान से देख लीजिए। एंड सेंटर्ड में आपके 8 कॉर्नर्स, 2 एंड होते हैं। इस तरीके से सिंपल 1 बाय 1 एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन, कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन रहता है इन चारों में, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में। देखिए कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स उस स्पेयर में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, एक एक करके स्ट्रक्चर के बेस पर बात करेंगे। देखिए यदि वो फेस पर है तो वो हाफ केवल फेस पर प्रेजेंट होगा। बॉडी के अंदर है तो वो कंप्लीट 1 होगा। कॉर्नर्स पर है तो 1/8 होगा। इस तरीके से आपको बताना है कि वो कितने एटम से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बॉडी सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन देख लीजिए यहाँ पर कि बॉडी में 1 प्रेजेंट होगा आपका बिल्कुल बिटवीन में, बीच में आपका स्टूडेंट्स। देखिए एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। कॉर्नर की बात करें तो कॉर्नर का आपका होता है 8 कॉर्नर्स होते हैं तो 1/8 जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा कॉर्नर का। एज का 1/4 होता है। चारों का देख लीजिए कंट्रीब्यूशन। बॉडी का 1 रहेगा आपका, फेस के लिए 1/2 रहेगा, एज के लिए 1/4 रहेगा और कॉर्नर के लिए 1/8 रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SSC, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसमें जो आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कहलाते हैं पर यूनिट सेल, उसे हम कहते हैं Z। जितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें यूज हो रहे थे उन्हें हम कहते हैं Z। इसे रैंक भी बोलते हैं। देखिए SCC के लिए देखिए 8 कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है। 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू SCC के लिए वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से Z की वैल्यू SCC के लिए केवल 1 होती है। देखिए BCC में देखिए कॉर्नर होते हैं 8, 1/8 इज इक्वल टू 1 हो गया। बॉडी पर हो गया 1, Z की वैल्यू हो गई कॉर्नर प्लस बॉडी 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो Z की वैल्यू BCC के लिए होती है 2। FCC के लिए देखिए, FCC में आपके 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर का हो गया 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। फेस का हो गया 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। सो Z की वैल्यू होगी कॉर्नर प्लस फेस 1 + 3 इज इक्वल टू 4। सो FCC के लिए Z की वैल्यू हमेशा इक्वल टू होती है 4 के। 1 + 3 इज इक्वल टू 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ FCC। Z की वैल्यू हो गई 4।
सो नाउ यू कैन चेक SCC के लिए Z की वैल्यू 1, BCC के लिए Z की वैल्यू 2, FCC के लिए Z की वैल्यू 4। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका बॉडी सेंटर के लिए मैंने सोडियम का एग्जाम्पल लिया है, कॉर्नर के लिए टंगस्टन का एग्जाम्पल लिया है, एज सेंटर के लिए आपका ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है। तो आपको इस तरीके से इसमें समझ सकते हैं, बॉडी सेंटर आपका सोडियम जो है वो आयनिक होता है, क्रिस्टलाइन होता है, टंगस्टन के लिए कॉर्नर्स हमने काउंट करे हैं और ऑक्सीजन एज सेंटर पे काम कर रही है यहाँ पर। अब हम इनके लिए फॉर्मूले फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए BCC में क्या है, सोडियम का 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, टंगस्टन की बात करें तो 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है टंगस्टन का यानी कॉर्नर्स का, तो उसका भी 1 एटम हो गया। 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। देखिए लास्ट वाले में देखिए एज सेंटर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, 1/4 का रहता है, तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। सो Na1 W1 और O3 इस तरीके से आपका बॉडी सेंटर, कॉर्नर और एज सेंटर पर कंट्रीब्यूशन रहेगा। यदि हम इसका कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaWO3 बन जाएगा। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले की बेस बात करते हैं। तो Na यदि हमारा कॉर्नर और फेसेस पर है तो क्या होगा, क्लोरीन हमारा एस सेंटर और बॉडी सेंटर पर होगा, तो फिर क्या फॉर्मूला फिट होगा उसे देख लेते हैं। देखिए इस तरीके, देखिए यदि कॉर्नर्स पर सोडियम रहता है तो 8 कॉर्नर्स रहते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है, 1 हो गया। फेस की बात करें तो 1/2 का कंट्रीब्यूशन होता है फेस का। 6 फेसेस होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, Na के हो गए 1 + 3 = 4। अब बात कर लेते हैं क्लोरीन की एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर। देखिए एज सेंटर हमारे 1/4 का रहता है, 12 एज हो गई, 3 मॉलिक्यूल्स, बॉडी पर 1, क्लोरीन भी 3 + 1 4 इक्वल हो गया। तो फॉर्मूला बन गया आपका Na का 4 Cl का 4। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर्मूला फिट होता है NaCl, जो कि क्रिस्टलाइन के लिए रहता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये आयन से मिलकर बना होता है, आयनिक सॉलिड भी इसे कहते हैं। देखिए यूनिट सेल कैलकुलेट कैसे करते हैं ज्योमेट्री में, SSC, BCC और FCC। SSC आपका सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड, FCC आपका फेस सेंटर्ड। ठीक है, 1 बाय 1 देख लीजिए। A जो होता है वो उसकी एज लेंथ होती है, R जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एटम कितना बिगेस्ट इसके अंदर एटम आ सकता है, उस एटम की रेडियस हम डिफाइन करते हैं R से। A होता है हमारा यूनिट सेल एज, D हो गया डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम, यानी दो एटम्स के बीच की जो नियरेस्ट आपकी वो रहेगी डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं D। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो स्टूडेंट्स R क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ एटम, जो भी एटम उसके अंदर आएगा, यूनिट सेल A, डिस्टेंस D बिटवीन नियरेस्ट एटम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। SSC के लिए क्या रिलेशनशिप होती है, हम वो उसकी बात करेंगे A और R के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस तरीके से 8 मॉलिक्यूल्स यहां पर रखेंगे तो उनमें क्या होगा, उनका जब आप कॉर्नर बनाएंगे रेडियस का तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होना है। इस तरीके से SSC में जो Z की वैल्यू आएगी, यानी सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक में जो वैल्यू आएगी वो 18 × 8 = 1 हो जाती है। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है कि एज लेंथ दो मॉलिक्यूल्स के बीच की कितनी है, जो भी नियरेस्ट रहेगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी दोनों के बीच की जो रेडियस है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसे समझ लीजिए इस तरीके से। सो वी कैन से दैट एज लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन the radius of two molecules. It means a diameter of the atom is equal to age length. आप कह सकते हैं दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा रेडियस का, वो हमारे लिए क्या वैल्यू होती है, वो A की वैल्यू हो सकती है। तो आप कह सकते हैं A = 2R। ये रिलेशनशिप रहता है आपका SSC के लिए, यानी A = 2R, क्योंकि R इधर है, R उधर है, R + R कितना हो गया, 2R हो गया। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 2R के इक्वल आ गई। A = R + R = 2R। सो आप ऐसे भी कह सकते हैं D = A = 2R, क्योंकि D होता है डायमीटर, डायमीटर इक्वल होता है डबल ऑफ रेडियस के, जो कि इक्वल है हमारा एज लेंथ के। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द A, R एंड D इन SSC, सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड। सो स्टूडेंट्स, आप इसमें देख सकते हैं BCC में क्या होगा, आपके 8 एटम्स इस तरीके से एक बॉडी सेंटर्ड एटम के बीच में जुड़े हुए होंगे। तो इसी को आपको मेजरमेंट करना है। 8 आपके कॉर्नर्स पर हैं, एक आपके बॉडी के बीच में बैठा हुआ होगा। तो इसमें आप कैसे A और R का रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे वो देख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे यहाँ पर करेंगे, 3 मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 2 कॉर्नर वाला आएगा, एक बीच में पूरा आएगा।
अब हम यदि यहां पर कैलकुलेट करें तो कैसे रेडियस कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखिए एक रेडियस ऊपर आ रही है, बीच में डायमीटर आ रहा है, एक रेडियस आ रही है। इस तरीके से 4 रेडियस आपकी एज लेंथ के बीच में आ रही है। सो वी कैन से दैट ए इक्वल टू 4r, क्योंकि 2 रेडियस बीच वाले मॉलिक्यूल्स की, एक रेडियस ऊपर वाले की, एक नीचे वाले की, तो ए इक्वल टू किसका हो गया, 4r के इक्वल हो गया। सो वी कैन से दैट r इक्वल टू a बाय 4, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन BCC। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, AC इक्वल टू रूट AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एज लेंथ आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ये आप केवल कहां लगाते हैं, जहां पर राइट ट्रायंगल होता है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अंदर तो आपको दिखाई दे रही है, पर हमें A की वैल्यू बाहर वाले निकालनी है। ये तो हमारी मिडिल बिटवीन में जा रही है, जो 4r के इक्वल है। बाहर वाली एज लेंथ A किसके इक्वल आ गई, रूट 2A के इक्वल आ गई। अब आप कह सकते हैं कि 4r इक्वल टू रूट 2A, 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2A आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अभी आपने AC कैलकुलेट किया, AC की वैल्यू आई थी आपके पास रूट 2A, AB की वैल्यू 4r है, AC की वैल्यू आपने रखी थी, BC की वैल्यू A है। जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब r की वैल्यू आ गई आपके पास रूट 3/4A। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम एंड यूनिट सेल इज, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी है, r इक्वल टू रूट 3A अपॉन 4। कैलकुलेट करके ध्यान से देख लीजिएगा इसे। D और A में रिलेशनशिप देखेंगे तो D इक्वल टू रूट 3A अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे FCC के बारे में। देखिए FCC में हमें पता है 6 फेसेज होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं इसमें। स्टूडेंट वीडियोस को पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर करें स्टूडेंट्स। फिर बाद में वो करियो। देखिए FCC में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वही फंडा है आपके पास यहाँ पर भी कैलकुलेट करने के लिए। वहां पर आपको AC कैलकुलेट करनी पड़ी थी, यहाँ पर नहीं कैलकुलेट करेंगे आप। तो देखिए आपका 4r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के, ठीक है। तो 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका। 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर क्या हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2 से रूट आपने हटा लिया, 4r इक्वल टू आ गया रूट 2A स्क्वायर, यानी कि A रूट 2, और r इज इक्वल टू आ गया आपके पास A रूट 2 अपॉन 4, या फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं A अपॉन 2 रूट 2। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं A अपॉन 2 रूट 2। तो D इक्वल टू 2r होता है, r की वैल्यू पुट कर देंगे तो D इज इक्वल टू आया A अपॉन रूट 2। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस नियरेस्ट एटम एंड द एज लेंथ। एक बार तीनों का देख लीजिए, SCC का, BCC का, FC का स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स आपको आज यहां तक ही पढ़ना है, अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यदि वीडियोस पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता। Okay students, subscribe my channel chemistry learning with Rahul Gupta. Okay students, stay at home, be safe, enjoy with the family. Goodbye students, class 12.